तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली एक चीज़ बता दें, कंपनीज अकाउंटिंग के अंडर हम लोग को पढ़ना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। दो चीज़ के साथ डील करता है, ठीक है, एक तो कैश का इनफ्लो और कैश का सारा आउटफ्लो, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान किस बात का रखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज के साथ स्टडी करता है। कैश फ्लो को समझने से पहले एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं हल्का सा। तो सबसे पहला बात तो ये कि कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से कि सबसे पहला होता है कैश फ्लो का ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तीनों ही एक्टिविटी का इंट्रोडक्शन आप सबको बता देते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी एक कंपनी है, लेट्स से ये एक कंपनी है और ये फर्नीचर मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, ये कोई भी XYZ लिमिटेड है कोई कंपनी और ये फर्नीचर मैन्युफैक्चर करती है। तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा, रॉ मटेरियल परचेस करना, रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद प्रोसेस करना, और प्रोसेस के बाद अपना फिनिश गुड्स यानी कि फर्नीचर को सेल करना, ये इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कौन कौन सा हो सकता है, कैश परचेस, कैश सेल्स, पेमेंट टू डेट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो इस तरह का सारा ट्रांजैक्शंस कैश फ्लो के अंडर में अगर आपको शो हो रहा है तो ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, यानी बिजनेस का नॉर्मल डे टू डे रनिंग से। जैसे कि परचेस करना, परचेस रॉ मटेरियल का, सेल करना, फिनिश गुड्स का सेल करना, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, ठीक है, डेटर से पेमेंट रिसीव करना, ये सारा ट्रांजैक्शन शो करता है किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है हम लोग को पढ़ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब हम लोग कैश फ्लो में पढ़ते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डील करता है फिक्स एसेट के साथ, फिक्स एसेट्स एज वेल एज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग समझ गए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सिंपल होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो भी बिजनेस का नॉर्मल काम है वो काम को करना। जब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डील्स विद फिक्स एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किस तरह का ट्रांजैक्शन, जैसे कि सेल एंड परचेज, एज वेल एज जो भी हम लोग को रिटर्न्स मिलता है। जैसे कि अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी आप रेंट किए हुए हो तो जो भी आपको रेंट रिसीव होगा वो आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अगर आप शेयर्स पे इन्वेस्ट किए हुए हो और आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो डिविडेंड रिसीव होना इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अगर आप किसी डिबेंचर्स परचेस किए हो तो डिबेंचर के बदले आपको रिसीव होगा इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट रिसीव होना इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो फिक्स एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स का सेल परचेज एज वेल एज उससे डिराइव होने वाला सारा रिटर्न्स, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। तीसरा है हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग, अगर हम लोग फाइनेंस का मतलब समझे तो फाइनेंस को बहुत सिंपल भाषा में समझा जाता है रेजिंग फंड्स। फाइनेंस का मतलब होता है फंड रेज करना। अब फंड कोई भी कंपनी किस तरह से रेज करता है, कंपनी कैन इशू शेयर्स, तो शेयर इशू करना फंड रेज करने का एक काम होता है। डिबेंचर इशू करना भी फंड रेज करने का काम होता है। हम लोग लोन भी ले सकते हैं बैंक से अगर हम लोग को पैसा का ज़रूरत है, तो शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, लोन लेकर जिस भी तरह से कंपनी फंड रेज करता है तो वो सब फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। तो शेयर्स का इशू, डिबेंचर्स का इशू, बैंक से लोन लेना, ये इन फाइनेंसिंग का पार्ट है। एज वेल एज इसके बदले हम लोग जो भी पेमेंट करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग शेयर्स परचेस किए तो शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना पड़ेगा। अगर हम लोग डिबेंचर इशू किए हैं तो डिविडेंड होल्डर को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हम लोग लोन लिए हैं तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये सब भी किसका पार्ट हो जाएगा, फाइनेंसिंग का। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई एडिशनल एक्सपेंस करते हैं, ठीक है, जैसे कि एक्सपेंस का कोई एग्जांपल, मान लो कोई शेयर इशू एक्सपेंस है, अगर इस तरह का कोई एडिशनल एक्सपेंस आप इनकर किए हो विद रिगार्डिंग टू इशू ऑफ शेयर्स या कोई भी चीज, तो वो एक्सपेंस भी फाइनेंसिंग में ही आपको शो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट समझेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग।
तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग को समझना वो ये है कि हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो स्टार्ट किसके साथ होता है? वो स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ सकता है, तो सबसे पहले हम लोग उस एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। शॉर्टकट्स का यूज़ हम कुछ ज़्यादा ही करते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा खुद से आप लोग को। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? कुछ एडजस्टमेंट होता है। बेसिकली जब कोई भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है तो वो प्रॉफिट को फिर एप्रोप्रिएट करना पड़ता है, यानी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कुछ हिस्सा एज डिविडेंड्स हम लोग को पे करना पड़ता है शेयर होल्डर को, कुछ हिस्सा प्रॉफिट का प्रोविज़न फॉर टैक्स में ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह से प्रॉफिट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन हम लोग को चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर हम लोग को एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा? जो नेट प्रॉफिट हम लोग को गिवन होगा उसमें हम लोग ये सारे ही एप्रोप्रिएशन को वापस से ऐड बैक कर देंगे। सिंपल सा चीज़ ध्यान देना है कि ये जितना भी एप्रोप्रिएशन है ये सबको ऐड बैक कर दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ दिमाग में रखना है: रिजर्व्स, डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। रिजर्व, डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व्स में जो भी वैल्यू ट्रांसफर हुआ है उसको ऐड बैक कर देंगे। डिविडेंड जितना भी हम लोग पे किए उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। डिविडेंड के बाद अगर हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट किए तो प्रोविजन फॉर टैक्स को वापस से ऐड कर देंगे। सिर्फ एक ही चीज़ है जो डिडक्ट होता है, वो है रिफंड ऑफ टैक्स। अगर राइटिंग बहुत छोटा लग रहा हो तो इसको जूम करके देख सकते हैं। शॉर्टकट समझने के लिए हम जो बोल रहे हैं उसको साथ साथ में समझते चलो। तो जब हम लोग को नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, नेट प्रॉफिट से हम लोग सारा एप्रोप्रिएशन को वापस से ऐड बैक करेंगे। सिर्फ एक ही चीज़ जो लेस होता है वो क्या होता है? रिफंड ऑफ टैक्स। अब हम लोग एक एक करके सब चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये जो नेट प्रॉफिट है ये वैल्यू हम लोग को कहाँ से पता चलेगा? तो हम लोग को हमेशा क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में हम लोग को गिवन क्या रहेगा? बैलेंस शीट। तो जो बैलेंस शीट दिया रहेगा, बैलेंस शीट में एक कॉलम मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस वाले कॉलम से हम लोग को नेट प्रॉफिट का पता चलेगा। रिजर्व्स में जो वैल्यू ट्रांसफर हुआ है ये भी कहाँ से पता चलेगा? ये भी हम लोग को सेम वहीं से रिजर्व एंड सरप्लस वाले कॉलम से पता चलेगा। नेक्स्ट है डिविडेंड। डिविडेंड के बारे में कहाँ से पता चलेगा? डिविडेंड के बारे में पता करने के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ से पता चलेगा? लाइबिलिटी वाले साइड पे हम लोग को शॉर्ट टर्म प्रोविजन का सेक्शन एक बार देखना पड़ेगा। रिफंड फॉर टैक्स अगर कोई भी हुआ तो ये हम लोग को पता चल जाएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। डिविडेंड 2 टाइप का हो सकता है, तो 2 टाइप का डिविडेंड हम लोग को देखने को मिल सकता है: प्रपोज डिविडेंड और इंटरीम डिविडेंड। ठीक है, तो लैंग्वेज ध्यान रखना, साथ में नोट डाउन करते जाओ। तो जो डिविडेंड है, अगर इंटरीम डिविडेंड है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दिया रहेगा तो इंटरीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। कौन सा अमाउंट लेंगे? पेड ड्यूरिंग द ईयर का। और अगर प्रपोज डिविडेंड रहा तो प्रपोज डिविडेंड हम लोग करंट ईयर का लेंगे वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये इतना सा कैलकुलेशन है जो हम लोग को दिमाग में रखना है टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सिंपल सा चीज़ क्या क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कहाँ से पता चलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस वाले कॉलम से। फिर उसमें हम लोग को क्या करना होता है? जो भी एप्रोप्रिएशन में सब्ट्रैक्ट हो चुका है उसको वापस से ऐड बैक करना है। जैसे कि 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिए: रिजर्व, डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। बहुत ईजी है। नेक्स्ट, जब ये सबको ऐड बैक कर देंगे तो सिर्फ एक चीज़ है, अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रिफंड फॉर टैक्स के बारे में दिया है तो उसको यहाँ से लेस कर देना। अब जो अमाउंट आएगा उसको बोला जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस अमाउंट को क्या बोला जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यही अमाउंट हम लोग यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा अमाउंट पोस्ट किया जाएगा? ये जो भी हम लोग अमाउंट कैलकुलेट किए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, इसी को यूज़ किया जाएगा। जब हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, तो अब आगे का प्रोसेस को हम लोग स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे। तो स्टेप 1 तो हो गया नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना सीख गए। अब हम लोग नेट प्रॉफिट को कन्वर्ट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो जब हम लोग नेट प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम लोग को एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट को क्या बोला जाएगा? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है, सिंपल सा एक एडजस्टमेंट करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड
नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब इस एडजस्टमेंट को करने के लिए माइंड में लॉजिक क्या लगाना है, एक बहुत छोटा सा लॉजिक हम लोग दिमाग में लगाएंगे, क्या कि अगर कोई भी चीज़ प्रॉफिट से माइनस हो चुका है तो अब उसको हम लोग ऐड बैक करेंगे, वापस से ऐड कर देंगे। अगर कोई भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम प्रॉफिट से माइनस हो चुका है तो उसको ऐड बैक कर देंगे, और कोई भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम प्रॉफिट में ऐड हो चुका है तो उसको वापस से लेस कर दिया जाएगा। सिंपल, जस्ट ऑपोजिट। अगर वो माइनस हो चुका है तो उसको ऐड बैक, और अगर वो प्लस हो चुका है तो उसको लेस कर देंगे। अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनाते हैं। तो हम लोग अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। 2 स्टेप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें स्टेप 1 होता है नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन, स्टेप 2 होता है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, स्टेप 3 उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कैश फ्लो का फॉर्मेट के साथ। तो सबसे पहला स्टेप, कैश फ्लो स्टार्ट किस तरह से होगा। सबसे पहले हेडिंग डाल लो कि क्या हम लोग कर क्या रहे हैं। तो वी आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहला काम क्या करना होता है, नेट प्रॉफिट का पोस्टिंग। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पोस्ट कर देंगे। इसके बाद नेट प्रॉफिट को कन्वर्ट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, जिसके लिए हम लोग को स्टेप 2 वाला काम करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सारा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम का जब एडजस्टमेंट कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या है। तो सबसे पहले बता दें नॉन कैश आइटम। सपोज हम लोग बात करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन हमेशा प्रॉफिट से हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस एंड लॉस इन नेचर है। लेकिन जब हम लोग डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिट से, तो क्या इस डेप्रिसिएशन के लिए कैश का आउटफ्लो होता है? तो सिंपल सा आंसर है नहीं, डेप्रिसिएशन के लिए कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। तो इस तरह का सारा नॉन कैश आइटम को हम लोग क्या करेंगे, अगर वो माइनस हो चुका है तो उसको वापस से ऐड बैक। और अगर हम लोग बात करें नॉन ऑपरेटिंग आइटम का, सपोज हम लोग सेल किए फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर मेरा फर्नीचर का कंपनी है तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है फर्नीचर सेल करना। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम अपना कोई मशीन सेल किया है, तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स किस तरह का काम हो गया, नॉन ऑपरेटिंग। तो अगर फिक्स एसेट्स के सेल में हम लोग को किसी भी तरह का लॉस हुआ है या फिर गेन हुआ है, इसका इफेक्ट को हम लोग को राइट ऑफ करना होता है। अगर वो लॉस है तो वो प्रॉफिट से माइनस हुआ होगा, सुधारने के लिए वापस से ऐड बैक कर देंगे। अगर वो गेन है तो वो प्रॉफिट में ऐड हुआ होगा, सुधारने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब एक एक करके देखते हैं एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहला है ऐड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। ऐड करने का जरूरत नॉन कैश आइटम है। गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क एमोटाइज। तो जब हम लोग बात करते हैं गुडविल, ट्रेडमार्क और पेटेंट का, तो ये सारा ही इनटेंजिबल एसेट्स है। और कोई भी इनटेंजिबल एसेट का वैल्यू अगर डिक्रीज होता है तो उसको बोला जाता है एमोटाइज। इसके लिए भी कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता, तो ये भी नॉन कैश आइटम है, इसको भी वापस से ऐड बैक कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग्स लेना क्या है, अगर हम लोग कहीं से भी पैसा बोरो कर रहे हैं, कैश इनफ्लो आउटफ्लो जरूर होगा, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो जितना भी बोरोइंग्स पे हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे वो सबको वापस से ऐड बैक कर लिया जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जैसे अभी एग्जांपल में बताया, फिक्स एसेट्स को सेल करना नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा तो उसको लॉस है तो वापस से ऐड बैक कर रहे हैं। शेयर इशू एक्सपेंस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हुआ, जैसे कि शेयर इशू एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अगर कुछ भी राइट ऑफ हो रहा है तो ये भी हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसको भी वापस से ऐड कर लिया जाएगा। और अगर कोई भी इनकम हम लोग जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, तो ये सारा ही इनकम जनरेट बिजनेस के प्रॉफिट में जरूर ऐड हो रहा होगा वो, और कैश का इनफ्लो भी हो रहा होगा, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो इसको वापस हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ध्यान रखना, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और रेंटल इनकम। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को बेचना नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग है और प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट में ऐड हुआ होगा, तो सुधारने के लिए लेस कर देंगे। जब ये सारा एडजस्टमेंट हम लोग कर देंगे तो हम लोग का नेट प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। यही हम लोग का टास्क था कि हम लोग को नेट प्रॉफिट को कन्वर्ट करना था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो नेक्स्ट, जब हम लोग को पता चल जाएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, तो अब हम लोग का स्टेप आ जाता है 3। स्टेप 3 में हम लोग को सिर्फ 2 चीज़ देखना है, करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी। करेंट एसेट और लाइबिलिटी भी जो कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर करेंट एसेट का एग्जांपल ले तो ट्रेड रिसीवेबल्स,
इन्वेंट्री। अगर लाइबिलिटी का बात करें तो ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इस तरह का जितना भी करंट एसेट और लाइबिलिटी है। इसके साथ हम लोग को दो चीज सिर्फ चेक करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट एसेट। लाइबिलिटी के साथ भी हम लोग दो ही चीज स्टडी करेंगे, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। चलो नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं कि इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे समझना है करंट एसेट और लाइबिलिटी में। तो करंट एसेट और लाइबिलिटी में इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे समझेंगे? तो जैसे कि अभी हम लोग बताए करंट एसेट का इंक्रीज डिक्रीज हम लोग चेक करते हैं। अब भले ही हम बोल रहे हैं करंट एसेट, लेकिन हम कोई भी एक फिक्स एसेट्स को मन में इमेजिन करो, तुम लोग खुद से इमेजिन कर लो, फर्नीचर, मशीन, कुछ भी। अगर मान लो कोई भी एसेट इंक्रीज हो रहा है, कोई भी एसेट इंक्रीज होने का मतलब हम लोग उस एसेट को परचेज कर रहे हैं। एसेट को परचेज करेंगे तो पैसा पे करना पड़ेगा, तो अगर हम लोग पैसा पे करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। अगर कोई एसेट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि उस एसेट को हम लोग बेच रहे हैं, और एसेट हम लोग जब बेचेंगे तो वहाँ पर पैसा का क्या होगा? इनफ्लो, पैसा आपको मिलेगा। अब लाइबिलिटी के साथ भी हम लोग लाइबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज को स्टडी करते हैं। अगर कोई भी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी उधार दिमाग में ले आओ, ठीक है, तो मान लो लोन, ठीक है, अगर हम लोग लोन लेते हैं बैंक से तो हम लोग का लाइबिलिटी इंक्रीज होगा। लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो पैसा आ रहा है ना, तो वो क्या माना जाएगा? इनफ्लो। और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब आप उधार को वापस से चुका रहे हो, लाइबिलिटी का रीपेमेंट हो रहा है, तो रीपेमेंट होगा तो पैसा का आउटफ्लो होगा, ठीक है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग ऐड करेंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी। इनफ्लो कौन कौन सा है? इनफ्लो है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी, उसको हम लोग आपस से ऐड करेंगे क्योंकि ये इनफ्लो है। पहले हम लोग करेक्शन कर रहे थे, अब हम लोग इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करेंगे, कंफ्यूज मत करना है इस चीज में। नेक्स्ट, अगर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी आउटफ्लो होता है, तो उसको लेस कर देंगे, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी। इन सारे एडजस्टमेंट्स के बाद हम लोग को मिल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। पूरा बिजनेस ऑपरेशंस के बाद कितना कैश जनरेट हुआ था। हम लोग को इसके बाद सिर्फ इनकम टैक्स माइनस करना है और हम लोग को पता चल जाएगा कि नेट कैश फ्रॉम या फिर नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है।